गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर 7 स्पर्श का गद्य खंड का चैप्टर 7 पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ को लिखा है रविंद्र केलेकर ने। रविंद्र केलेकर, अब रविंद्र केलेकर के बारे में बता रही हूँ। रविंद्र केलेकर 7 मार्च 1925 को जन्म हुआ था और 27 अगस्त 2010 को इनका निधन हो गया था। कोंकणी साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ थे। 85 वर्षीय माने 85 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया था। इस महान हस्ती को वर्ष 2006 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी प्रमुख रचनाओं में आमची भास, कोंकणी, बहुभाषिक भारतांत भाषांचे समाजशास्त्र शामिल है। इनका जन्म 7 मार्च 1925 में दक्षिणी गोवा के कोकुलिम क्षेत्र में हुआ था। कोंकणी, हिंदी और मराठी में उनकी 32 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वह स्वतंत्रता संग्राम और गोवा के मुक्ति संग्राम से जुड़े रहे। आधुनिक कोंकणी आंदोलन के प्रणेता थे। कोंकणी भाषा मंडल की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2008 में पद्म भूषण और 2007 में साहित्य अकादमी फेलो के लिए चुना गया। इन छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात, अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं, व्यक्तिगत विचारों, देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते थे। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणी, बहुत एक्सपीरियंस थे। अपने अनुभव के आधार पे कोई भी चीज़ लिखते थे, चिंतन करते थे, उसमें मानवीय मनुष्य के सत्यता तक पहुंचने की चेष्टा रहती थी। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक, पत्रकार, ये जो है ना, इनकी 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। और काका कालेलकर की अन्य पुस्तकों का इन्होंने एडिशन किया, अनुवाद भी किया। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनका जो चैप्टर, ये पाठ प्रवेश है, ये माना जाता है कि थोड़े में बहुत कह देना कवि का गुण है। माने कवि जो क्या कहता है, थोड़ा कविता होता है लेकिन ज़्यादा उसमें अर्थ रहता है। जब कभी वह गुण किसी गद्य रचना में, माने किसी भी गद्य रचना में भी यह कविता का गुण दिखाई दिया, तो उसे पढ़ाने वाले को मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता है कि सार सार को गही रहे थोथा देवड़ा। माने सारांश रहता ही है, थोड़ा थोड़ा में बहुत कुछ, माने थोड़ा ही थोड़ा रहता है, उसमें बहुत सारा चीज़ कह देता है। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है। मैंने साधारण लिख देना, थोड़ा लिख देना, थोड़ा में ज़्यादा अर्थ लेना, यह ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर भी यह काम होता रहा। शुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ, उसी लेखन मैंने थोड़ा में ज़्यादा लिख देना, ये सब कहानियों का परिणाम है। यही काम, मैंने जो काम हिंदी में पंचतंत्र के लेखक, सुक्ति लेखक, जातक कथा के लेखक ने किया, वही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया। ये पाठ प्रसंग पढ़ने वालों को थोड़ा कहा बहुत समझने की मांग, मैंने थोड़ा ये लिखा गया चैप्टर, इसमें बहुत समझने की मांग करते हैं। प्रसंग महज पढ़ने सुनने का नहीं है, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की। मैंने खाली पढ़ सुन लो यही नहीं है, आप जागरूक बनो, क्रियाशील बनो। पहला प्रसंग क्या है, गिन्नी का सोना। जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वाले, जो लोग जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाते हैं, उनके लिए कि उन लोगों से परिचित कराता है जो लोग इन जगत को जीने के योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग है झेन की देन। इसमें क्या है, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की पद्धति को याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। उस तरह मैंने जापान के लोग का इतना बिजी लाइफ है, फिर भी झेन की दिन परंपरा में थोड़ा समय पाल। प्रस्तुत पाठ प्रसंग जो पढ़ने वालों से थोड़ा कहना बहुत समझना की मांग करते हैं। मैंने थोड़ा कहा हुआ है, उसके बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ले। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने का नहीं है, एक जागरूक और सक्रिय, मैंने खाली पढ़ने के लिए नहीं है, हमें इसके प्रति सोचने, इसके प्रति क्रियाशील रहने की प्रेरणा देता है ये चैप्टर। पहला प्रसंग, चैप्टर का 2 पार्ट है। पहला पार्ट है गिन्नी का सोना, दूसरा पार्ट है झेन की देन। गिन्नी का सोना,
जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वाले के लिए नहीं, मैंने खाली अपने लिए सुखी रहे वैसे उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि जगत में इस संसार में बहुत लोग हैं जो संसार को जीने योग्य बनाए हुए हैं, उनके बारे में भी कहता है। लेखक बोलते हैं शुद्ध सोना अलग है गिन्नी का सोना। में शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, गिन्नी का सोना 22 कैरेट का होता है। हम लोग गिन्नी के सोना से ही गहने बनाते हैं, क्योंकि गिन्नी के सोना में, शुद्ध सोना में तांबा मिला दिया जाता है, जिससे सोना मजबूत होता है। इसीलिए हम लोग जो है ना तांबा मिलाए हुए, तो इसलिए ज़्यादा चमकता है। मैंने शुद्ध सोना में तांबा अगर मिला दें तो ज़्यादा चमकता है। शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। 24 कैरेट का सोना जो होता है लचीला होता है। और औरतें अक्सर इसी सोने के गहने, माने जो गिन्नी का सोना होता है, मिलावटी सोना होता है, 22 कैरेट का सोना होता है, उसी का गहना बना। फिर भी होता तो वह भी गिन्नी, लेकिन उसको लोग भले गहने बना ले, लेकिन उसको गिन्नी का सोना ही कहते हैं। शुद्ध आदर्श वैसे ही है। शुद्ध आदर्श माने आदर्श मतलब क्या होता है? आइडियल, आइडियलिज्म। आइडियल जो है, जो खाली शुद्ध मतलब उसमें मिलावट नहीं हो, आदर्शवादिता जिसको कहते हैं। आदर्शवादिता भी शुद्ध सोने की जैसी होती है, लेकिन जैसे शुद्ध सोना नहीं चलता है, वैसे ही शुद्ध आदर्श भी नहीं चलता है। शुद्ध आदर्श पर हम अपने जीवन को पूरा नहीं चला सकते। आदर्शवादिता लेके हमने जीवन की चलाने को कोशिश करेंगे तो हर जगह हम धक्का खाएंगे। तो बोले शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने का ही जैसा होता है। चंद लोग, कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता माने प्रैक्टिकलिज्म, व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा माने जैसे हम लोग सोने में तांबा मिला के सोने को मजबूत करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का थोड़ा प्रैक्टिकलिज्म माने आइडियलिज्म में थोड़ा प्रैक्टिकलिज्म मिला देते हैं, तब जो है आइडियलिज्म चल देता है। तब हम लोग इन्हें, जो लोग आइडियलिज्म को चलाते हैं, उन्हें हम लोग प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। माने कहने का मतलब व्यवहारिक आदर्शवादी व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि वो अपने आदर्शवादी को चला के दिखाते हैं और उनका हम लोग वर्णन करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन में आदर्श धीरे धीरे, लेकिन बात है पूर्ण बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता। माने खाली आइडियलिज्म का बखान नहीं होता, बल्कि बखान होता है व्यवहारिकता का। माने हम प्रैक्टिकल कैसे हैं, उसके द्वारा हम चल कैसे रहें। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श, माने हम लोग जब व्यवहारिकता का बखान करते हैं तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से धीरे धीरे व्यवहारिक आदर्श पीछे हटने लगता है और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना चंद लोग कहते हैं सोना पीछे हो जाता है और तांबा ही आगे। माने धीरे धीरे क्या होता है, आदमी के जीवन से प्रैक्टिकल हो जाता है। आदमी अपना कार्य कैसे पूर्ण हो उसके बारे में सोचता है, तो उसके ज़िंदगी से आइडियलिज्म ख़त्म हो जाता है और प्रैक्टिकलिज्म आ जाता है। चंद लोग कहते हैं, कुछ लोग का कहना है गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, माने आदर्शवादी तो थे, लेकिन उसमें व्यवहारिकता मिला हुआ था, तभी वो आगे चल पड़े। वो अपने आप को अहिंसावादी कहते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो इस तरह भी कहा। तो वो प्रैक्टिकल माने आइडियलिज्म दिखाते थे, लेकिन उसमें व्यवहारिकता मिला देते थे। इसीलिए गांधी जी को बोला जाता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। व्यवहारिकता को पहचानते थे, माने कैसे व्यवहारिक होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल होना है, कैसे कार्य को कंप्लीट करना है, किस तरह से करना है। इसलिए वो अपने विलक्षण माने उनका अद्भुत आदर्श था, माने अपने आदर्शों में वो व्यवहारिकता को मिला दिए, वरना हवा में उड़ते रहते देश उनके। माने खाली बोलते हैं अहिंसा मत करो, किसी को मत मारो, लेकिन ऐसे करते तो लोग बोलते अरे अंग्रेज़ हमारे ऊपर इतने अत्याचार करें, हम क्यों नहीं करें। तो बाद में उन्होंने देखा कि खाली हम अपना आइडियलिज्म, अपना जो है ना आदर्शवादिता चलाएंगे तो हम देश को कभी आज़ाद नहीं करा पाएंगे। इसलिए लास्ट में उन्होंने उसमें प्रैक्टिकल में मिलाया कि भगवान अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। अंग्रेजों नमक आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, सत्य के लिए आग्रह, लोग उनके पीछे पीछे आ गए। लोगों को लगा कि इस तरह से हमें आज़ादी मिलेगी। तो खाली उन्होंने आदर्शवादिता नहीं, उसके साथ व्यवहारिकता भी मिलाया।
और व्यवहारिकता, वो गांधी जी क्या थे, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वो व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत को जानते थे, इसलिए अपने विलक्षण माने अद्भुत आदर्श को चला सके। वरना हवा में उड़ते रहते, लेकिन ऐसे ही हवा में कुछ भी बात कहते, लोग उनकी बात को नहीं मानता। वो आइडियलिज्म में प्रैक्टिकलिज्म मिलाए तो लोग उनके पीछे चलने लगे, लोग उनके आदर्शों को मानने लगे। इस प्रकार वे सफल हुए। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक। इसके आगे कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में